भरत और भगत में सिर्फ एक अक्षर का फर्क नहीं था, बल्कि एक पूरे सफर का फर्क था, जिस पर 28 साल का भरत भूषण तिवारी निकला था। बंदूक लेकर न्याय करने चला ये व्यक्ति पुलिस की गोली खाकर जान गंवा बैठा। उस पर कानून को हाथ में लेने का आरोप था और अब यही आरोप बिहार पुलिस के ऊपर है। क्या यह एनकाउंटर फर्जी था? किस आधार पर पुलिस ने उसे विक्षिप्त घोषित किया? मौत के 5 दिन बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट पब्लिक क्यों नहीं की गई? क्या उसकी मौत में उसकी जाति की भूमिका थी? क्या एक फेसबुक लाइव पुलिस की पोल खोल देगा? हम इन सब के बारे में विस्तार से बात करेंगे, पर सबसे पहले ये जान लेते हैं कि भरत तिवारी एनकाउंटर में ताज़ा अपडेट्स क्या हैं, जिसके तूल पकड़ने के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक्स पर 20 जून को एक पोस्ट भी किया था। लिखा था, पुलिस मुठभेड़ की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच हेतु हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज द्वारा जांच का फैसला किया है। न्यायिक जांच का उद्देश्य घटना के सभी पहलुओं की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ जांच सुनिश्चित करना है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी एक बयान दिया। उन्होंने एनकाउंटर को जायज़ ठहराया और कहा कि अगर कोई पुलिस पर पिस्तौल तानेगा तो पुलिस एनकाउंटर करेगी ही और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। पुलिस के सामने कोई अगर पिस्टल लहराता हो तो मानसिक रूप में अगर विक्षिप्त होगा तो पहले ही से उसको ब्रेक लेना चाहिए था। पुलिस अपना एक्शन लेती है, मेरे समझ से जो उचित है वो गलत नहीं है। लेकिन जांच के बाद कुछ कार्रवाई भी हुई। पुलिस ने अपनी गलती मानी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सुधांशु कुमार ने माना कि केस में लापरवाही हुई और इसके आरोप में एक एसएचओ, 2 सब इंस्पेक्टर, 1 एएसआई और 2 सिपाहियों को निलंबित भी किया गया है। शाहाबाद क्षेत्र के डीआईजी अब इस मामले की जांच करेंगे। एडीजी ने यह भी बताया कि फाइनली 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं। उधर भरत भूषण तिवारी के घर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। ऑल पार्टी आरा के सांसद सुदामा प्रसाद भाकपा माले के नेता हैं, अपनी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के साथ पहुंचे और कहा ये एनकाउंटर राज है। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल में अखिलेश प्रसाद सिंह, मुन्ना तिवारी, मनोज पांडे पहुंचे। विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह परिवार से मिले। मुख्यमंत्री से बात कर समयबद्ध जांच का आश्वासन दिया। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि वीडियो से संदेह पैदा होते हैं और पुलिसकर्मियों का निलंबन काफ़ी नहीं। सांसद पप्पू यादव समेत दूसरे नेताओं ने भी निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। महीनों से नेता पुलिस प्रशासन का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे भरत आज अपने घर नेताओं का ये जमावड़ा देखने के लिए जीवित नहीं है। तो सवाल ये है कि ये व्यक्ति कौन है जिसकी वजह से बिहार के इंटरनेट पर आग लगी है। भोजपुर के बिलौटी गांव का 28 साल का लड़का, कहने को सामाजिक कार्यकर्ता, खुद की नज़र में भगत सिंह, पुलिस की प्रेस रिलीज में कभी विक्षिप्त तो कभी हथियार लेकर फायरिंग करने वाला आरोपी। एनकाउंटर में उसकी मौत के बाद उसकी यही कथित क्रांतिकारी छवि और कथित विक्षिप्त होने की बात पूरे बिहार की राजनीति को हिला रही है। भरत सोशल मीडिया पर गरीबों, बाढ़ पीड़ितों की बात करता था। बीते साल गंगा की कटान के शिकार हुए आरा के जवनिया गांव के विस्थापित परिवारों का लगातार मुद्दा उठा रहा था। गंगा की कटान से जवनिया के सैकड़ों घर नदी में समा गए। तकरीबन 70 परिवारों को बिलौटी गांव में विस्थापित किया गया। भरत का आरोप, इनमें से 10 परिवारों को ही ऊंचाई पर बसाया गया, बाकी के घर आने वाली बाढ़ में फिर से डूब सकते हैं। उसका गुस्सा बढ़ता गया। 4 जून को उसने फेसबुक पर पोस्ट किया और एसडीएम को आपत्तिजनक और हिंसक धमकी लिखी। लिखा, जगदीशपुर के एसडीएम को एनकाउंटर करके कुत्ते की मौत मारने वाला हूँ। इसके बाद कई और फेसबुक पोस्ट लिखे, वीडियो बनाए, जिसमें स्थानीय प्रशासन, एसडीएम, पुलिस और सरकार को घेरता रहा, धमकाता रहा। वीडियोस में खुद को क्रांतिकारी कहता था और लिखता था कि मेरे जैसे लोगों को अक्सर पागल और राष्ट्र विरोधी बताया जाता है। अपनी मौत से 1 दिन पहले की पोस्ट में उसने बिहार प्रशासन पर आरोप लगाया कि पुलिस उसका एनकाउंटर करना चाहती है। एनकाउंटर के 3 दिन पहले 15 जून को एक वीडियो में भरत ने कहा, मैं 2 दिन का समय दे रहा हूँ। पिछले सीएम ने जो वादा किया है वो सारे काम इतने दिन के भीतर शुरू कर दो और मुझे मालूम चलना चाहिए कि कैसे काम हो रहा। इसके बाद 16 जून को एक वीडियो में भरत अधलेटा, हाथ में कट्टा, तमंचा लिए पुलिस से कह रहा है। ये पहला दिन था जब पुलिस का हस्तक्षेप हुआ। घर वालों से बातचीत से पता चला कि कुछ ही दिन पहले उसने अपनी सोने की चेन बेचकर एक अवैध कट्टा खरीदा था। पुलिस ये कट्टा उससे जब्त करना चाहती थी। वीडियो में पुलिस पर कट्टा तानते हुए तिवारी कह रहा है, बीते 2-2.5 साल से वो समाज में बदलाव के लिए लड़ रहा है। उस दिन पुलिस हथियार जब्त नहीं कर पाई। इस बीच भोजपुर पुलिस ने उसे मानसिक रूप से अस्वस्थ बताने वाली प्रेस रिलीज जारी की और कहा, सुरक्षित कस्टडी और मानसिक स्वास्थ्य इलाज की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। फिर 17 जून की सुबह 5 बजे पुलिस भरत के घर पहुंची। तीसरी बार उसे भीतर बंद कर दिया।
भरत के फेसबुक पर सुबह 5 बजे का एक लाइव है जिसमें वो घर में नीचे ऊपर जा रहा है। इस बीच वो छत से पुलिस पर फायरिंग भी करता है। बीच बीच में बोलता भी है कि उसे पागल साबित किया जा रहा है। वीडियो में पुलिस की ओर से समझाइश की बात भी सुनाई देती है। भरत तिवारी के परिवार का आरोप, पुलिस ने समझाया, कुछ घंटे बाद पिता को थाने ले गई। पिता का आरोप, 8 घंटे थाने में बिठाया गया और इसी दौरान उनके बेटे का एनकाउंटर कर दिया गया। मां का आरोप, भरत को पुलिस ने समझा बुझाकर हथियार के साथ ही जवनिया के विस्थापित लोगों के पास चलने को कहा। इन लोगों के इलाके से भरत का आखिरी फेसबुक लाइव है। 17 जून की सुबह 9:28 पर किए गए इस लाइव में भरत कह रहा है, मेरी बात मान ली गई है, इसलिए मैं अपने हथियार रख रहा हूँ। आगे अगर मेरे साथ कुछ होता है तो आप लोग देखिएगा। इसके बाद सबकी नज़र जाती है इस फेसबुक लाइव के आखिरी फ्रेम पर, जिसमें ज़मीन पर वो अवैध तमंचा गिरा दिखता है, यानी भरत ने सरेंडर कर दिया था। लेकिन पुलिस का वर्जन इससे अलग है। अब पुलिस का वर्जन सुनते हैं। जबकि फेसबुक लाइव में वीडियो में बहुत चीज़ें दिख रही हैं कि सूचना 9 बजे मिली, जबकि सुबह 5:10 बजे के मतलब 5:10 के लाइव में फेसबुक के पुलिस दिख रही है। ये लाइव फेसबुक पर अभी भी मौजूद है। पुलिस के आधिकारिक स्टेटमेंट में और क्या क्या कहा गया सुनिए। एसटीएफ टीम द्वारा उस व्यक्ति को लगातार आत्मसमर्पण करने हेतु बोला गया, परंतु वो अपने हाथ में लिए पिस्तौल से पुलिस पर लगातार रुक रुक कर फायरिंग करता रहा। उसको नियंत्रण में लेने के लिए एसटीएफ जवानों द्वारा बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ क्लोज कॉर्डनिंग की गई। जब जवान उसकी तरफ बढ़ने लगे तो उक्त व्यक्ति द्वारा पुलिस को लक्ष्य कर फायरिंग की गई, जिस पर पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ, जनमानस के रक्षार्थ फायर किया गया। पैर में गोली लगी। इलाज के दौरान उस व्यक्ति की मृत्यु पीएमसीएच पटना में हो गई। गांव वालों का कहना है, भरत के हथियार डालने के बाद पुलिस ने घेर कर मारा और 3 राउंड फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी। इसके बाद उसे गाड़ी में भर कर ले गए। परिवार के मुताबिक 1 नहीं 5 गोली लगी हैं और बिहार सरकार ने अब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट रिलीज़ नहीं की है। पुलिस इस पर चुप्पी साधे हुए है। इस बारे में और जानकारी के लिए हमने बात की इंडियन एक्सप्रेस के हमारे रिपोर्टर हिमांशु हर्ष से। माँ का ये कहना था कि पुलिस उसी दिन से उनके पास आई थी और कहीं ना कहीं पुलिस का ये शुरू से ही मोटिव रहा था कि इनकाउंटर कर देना है उनका। उन्होंने ये भी आरोप लगाए, उनका ये कहना था कि पुलिस ने उन्हें भी कहा था कि उन्हें, उनके पति को और उनके छोटे बेटे को, तीनों का इनकाउंटर भी कर दिया जाएगा अगर वो सहयोग नहीं करेंगे तो। और जब हमने बहन से उनकी बात की, उनकी बहन भी वहाँ पे पहुंची थी घटना के बाद। सबसे पहले पीएमसीएच परिवार का दावा है कि उनकी बहन ही पहुंची थी क्योंकि वो उस समय पटना में थी। इनका ये दावा था कि जब स्पॉट पे पुलिस ने इनको गोली मारी थी, वहाँ पे 3 गोली मारी गई थी, बट बाद में जब इन्होंने लाश देखी तो इन्होंने 5 गन शॉट इंजरीज पाई थी इनके बॉडी पे। तो कहीं ना कहीं इनका ये मानना है कि बाद में फिर 2 गोलियां मारी गई भरत भूषण को और उन गोलियों के कारण इनकी मौत हुई है। क्योंकि इनका कहना था कि शुरू में जो 3 गोलियां मारी गई थी वो पैर में मारी गई थी और उस समय तक भरत भूषण होश में थे और जाते जाते भी उन्होंने कहा था कि मैं वापस जल्दी आऊँगा। जब हम लोग घटनास्थल पे गए जहाँ पे उनका इनकाउंटर हुआ था, तो वहाँ पे जवनिया गांव के लगभग 70 परिवारों को वहाँ पे विस्थापित किया गया है। उन्होंने भी कहीं ना कहीं पुलिस पे ये आरोप लगाए कि पुलिस पहले वहाँ पे पहुंची और उन्हें खदेड़ दिया गया, उन्हें वहाँ से खाली करा दिया गया कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ पे गोलियां चलेंगी, ऐसा उनका दावा था। उस दौरान पुलिस ने 3 एफआईआर दर्ज की। पहली में मृतक भरत, पिता काशीनाथ तिवारी और भाई चंदन पर अवैध हथियार, पुलिस पर फायरिंग और सरकारी काम में बाधा का आरोप लगा। दूसरी एफआईआर मुठभेड़ को लेकर दर्ज की गई, जिसमें पुलिस ने दावा किया कि भरत तिवारी हथियार लेकर भाग रहा था और पीछा करने पर उसने पुलिस टीम पर गोलीबारी की। 1 गोली सरकारी वाहन पर भी लगी। तीसरी एफआईआर सड़क जाम करने के लिए की गई, जिसमें मुखिया समेत 14 नामजद और 50 से ज़्यादा अज्ञात आरोपी बताए गए। ये है पूरा प्रकरण। पुलिस ने शव मिलने के बाद तहरीर दी, पर उनकी तरफ से तब एफआईआर दर्ज नहीं हुई। भरत की मां ने डीएसपी, थानाध्यक्ष और संबंधित पुलिसकर्मियों पर हत्या का केस दर्ज करने की मांग की थी। अब जांच क्या होगी, न्यायिक और क्या कार्रवाई होगी, ये सब तो हम आपको बताएंगे। पर ये एक पुलिस और कथित बागी के बीच हुई मुठभेड़ की कहानी भर नहीं है। इसकी कई परतें हैं, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और डिजिटल दौर में क्रांति की कथित परिभाषा पर भी। ज़रा इस पर भी ठहर कर विचार करते हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि भरत कौन था, सवाल ये भी नहीं है कि उसका मानसिक स्वास्थ्य कैसा था। ये भी सवाल है कि इन सामाजिक परिस्थितियों में वो खुद को
व्यवस्था के खिलाफ खड़ा कैसे देखने लगा और कैसे कुछ लोग उसके लिए लामबंद हो रहे हैं। सवाल इंटरनेट की भूमिका को लेकर भी है। सोशल मीडिया ने बीते कुछ वर्षों में ऐसे लोगों की विजिबिलिटी दी है जो कभी स्थानीय किस्सों तक सीमित रह जाते थे। एक किस्म का एड्रेनल रश भी है। भरत ने सभी घटनाओं के वीडियो बनाए। सरेंडर करते वक्त भी उसने फेसबुक लाइव किया था। सिनेमा और पॉप कल्चर की भूमिका को हमें ध्यान में रखना चाहिए। नायक फिल्म में अनिल कपूर का किरदार शिवाजी राव का हो, अमिताभ बच्चन का शहंशाह हो या गौतम का बैटमैन, नायक ऐसे विजिलेंटे होते हैं जिन्हें सिस्टम और न्यायिक प्रक्रिया में बिल्कुल भरोसा नहीं होता और वो खुद ही न्याय करने निकल पड़ते हैं। इस एनकाउंटर ने भरत को एक हीरो की तरह कुछ लोगों के बीच स्थापित किया। सोशल मीडिया पर आए कमेंट और प्रतिक्रियाएं इसकी तस्दीक करते हैं। उनकी आखिरी फेसबुक लाइव पर 2000 से ज़्यादा कमेंट हैं। अधिकतर में उन्हें भगत सिंह और क्रांतिकारी बताया गया। किसी में कहा गया कि बक्सर की धरती से भगत सिंह निकला। किसी ने कहा इस युवा ने जो भी किया सरकार और सिस्टम से परेशान होकर किया। और एक कमेंट में कहा गया भरत तिवारी तुम वीर थे, योद्धा थे। सोशल मीडिया भरत के हथियार उठाने और पुलिस से दो हाथ करने को वैलिडेट करता नजर आया। हालांकि ये हीरो किसी वैक्यूम में पैदा नहीं होते, हमारे देश समाज के कल्चरल बैकग्राउंड दिखते हैं। यही वजह है कि इस पूरे प्रकरण में भरत की जाति भी नत्थी है। कहीं एक तिवारी सब पर भारी, जियो तिवारी जनेऊधारी की बात हुई। ये भी कहा गया भगत सिंह लड़े थे गोरों से, भरत तिवारी लड़े चोरों से। सवर्ण यादव एकता जिंदाबाद जैसी बातें भी लिखी गई। ऐसे एंटी हीरोज की छवि कलेक्टिव कॉन्शियंस को किस हद तक प्रभावित करती है समझना चाहिए। अब क्या हो गया कि जब से ये सोशल मीडिया विजिलेंटी का जो निकल करके आया है, ये वैसा नहीं है जैसे हम कोई रोहित शेट्टी की फिल्मों में देखते हैं। इसमें ये रह गया कि वो मार धाड़ और ये सब चीज़ें वाला एटीट्यूड नहीं है। यहाँ पे उन्होंने ये कर दिया है कि जो फॉर्मल अथॉरिटी होती है गवर्नमेंट के पास और पुलिस के पास और जज के पास, ये तो रहती है, लेकिन एक जो उनकी सोवरेनिटी है अपने नैरेटिव के ऊपर, वो थोड़ी सी ये डामाडोल हो जाती है। जब यहाँ पे आप एवरीडे डेमोक्रेटिक जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उनके अंदर आप उनका बिहेवियर एक्सपोज करने लगते हो और सोशल मीडिया पे एनालाइज करने लगते हो। अच्छा, लाइव स्ट्रीम में मैं आपको बताता हूँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या होती थी कि पहले सोशल मीडिया आपको थोड़ी देर में रिस्पॉन्स देता था। लाइव स्ट्रीम में क्या कि उसी समय होता है। और ये इंडिया के इतिहास में क्या, आई थिंक वर्ल्ड में शायद पहली बार ऐसा हो किसी ने अपना एनकाउंटर लाइव स्ट्रीम किया है। ये कोई रैंडम इंसिडेंट नहीं है जो एकदम से सोशल मीडिया पे स्पाइरल होकर के इशू बना। किसी ने जेन्युइनली अपना एनकाउंटर लाइव स्ट्रीम कर दिया है। तो जो पहले आप किसी पुलिस स्टेशन में भगवान न करे जाना पड़े, पर अगर आप जाते थे तो 2 लोग साथ में जाते थे, बोलते थे यार मेरी ना सिफारिश लगवा दे फ़ोन करके। तो जो इंटरनल सिफारिश का मॉडल है वो एक्सटर्नल चला गया। तो जो मैं पहले उस पुलिस ऑफिसर को बोलता था सर मेरे भी जानने वाले हैं, ऐसी बात नहीं है, अब मेरे हाथ में कैमरा रहता है और मैं कहता सर मेरे पीछे 500 लोग खड़े हैं। तो ये जो मॉडल है सिफारिश का वो बदल गया है। तो उसमें अथॉरिटी को आप एक तरीके से सिफारिश नहीं इंटिमिडेट कर रहे हो, ये मॉडल बदल गया है। तो जो पावर का जो सेंस है वो सिर्फ सिफारिश ही नहीं रह गया, इसमें बहुत ही कॉन्फ्रंटेशनल हो गया है, जो कि इंडियन कंटेक्स्ट में फिट बैठना बड़ा मुश्किल होता है अथॉरिटी के लिए। सबसे बड़ा सवाल पुलिस व्यवस्था पर है। देश में बार बार एनकाउंटर क्यों होते हैं? क्या इसके पीछे राजनीतिक दबाव है, संस्थागत प्रोत्साहन है, न्यायिक प्रक्रिया की धीमी गति है जिसने एनकाउंटर की एक पैरेलल व्यवस्था को जन्म दिया, या हम और आप हैं जो ऐसे कई एनकाउंटर्स पर ताली पीटते नजर आते हैं और इंस्टेंट जस्टिस की वाहवाही करते हैं? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं विवेक कुमार। हमने उनसे ये सवाल पूछा तो उन्होंने कहा प्रश्न ये उठता है कि राजनीतिक परिवर्तन के बाद क्या पुलिस को ज़्यादा स्वतंत्रता या फ्री हैंड मिली है, और क्या वो अपनी खोई हुई साख को फिर से स्थापित करने की कोशिश में ये सब कर रही है? संभव है कि पुलिस तंत्र ये संदेश देना चाहता हो कि उसकी अधिकार क्षमता और प्रभाव अभी भी कायम है। इसके साथ ही मेंटल हेल्थ का सवाल भी है। क्या भरत तिवारी वास्तव में किसी बड़ी मानसिक स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे थे, और अगर हाँ तो उसका स्वरूप क्या था? बिना पर्याप्त सबूत के अटकलें लगाना सामाजिक और न्याय प्रक्रिया को किस तरह प्रभावित करता है, इस पर भी बात होनी चाहिए। मेंटल हेल्थ 2017 धारा 100 के तहत अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से इस एक्ट के मुताबिक अस्वस्थ है और खतरे में है तो उसे आर्म्ड ऑपरेशन से नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की मदद से कस्टडी में लिया जाना चाहिए। इस तरह के कई सवाल हैं जिनके जवाब सम्राट चौधरी की सरकार को देने हैं। हम इंतज़ार करेंगे, नज़र बनाए रखेंगे, जवाबदेही तय करेंगे। हम हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।